चलिए अब हम अपने कोर्स को शुरू करते हैं और कोर्स की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हम करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या आशय है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना का मीनिंग्स क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टॉपिक को जब हम शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। वैसे तो दुनिया के जितने भी संविधान बने हैं या कोई भी ग्रंथ जब हम लिखते हैं, बुक लिखते हैं, तो हम उसमें प्रस्तावना या आमुख जरूर लिखते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि आमुख जब लिखा जाता है जब पूरा ग्रंथ लिख चुका होता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि हम इस ग्रंथ में क्या लिखेंगे। वैसे ही आप देख लीजिए कि जब पूरा संविधान हमारा बन गया, लिख लिया गया, तो उसके बाद में हमने प्रस्तावना को लिखा ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्रियम्बल के तहत, वो संविधान के तहत हमने क्या क्या शामिल किया है, किन किन चीज़ों को हमने लिखा है, और उसके क्रस को निकाल करके, उसके निचोड़ को निकाल करके हम अपने प्रस्तावना में रख सकें। ये उद्देश्य होता है। विश्व के जितने भी संविधान बने हैं या लिखित संविधान है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भी हैं, उन सब जगहों पर प्रस्तावना या प्रियम्बल का एक या ग्रंथ का एक प्रियम्बल लिखा गया है। विश्व की कुछ अच्छी डिक्शनरीज हैं जिन्होंने प्रियम्बल को डिफाइन किया है, जिनमें से आप चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी को देख लीजिए या आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी को देख लीजिए, तो उन्होंने प्रियम्बल को डिफाइन किया है। प्रियम्बल इज नॉट मेयरली इंट्रोडक्शन, हम इसको केवल इंट्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। इसके तहत जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रीफेस, पूर्व कथन प्रस्तावना का होता है। पूर्व कथन जैसे भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान, इसका पूर्व कथन हो गया। तो एक पूर्व कथन, इसके बाद इंट्रोडक्शन, उसका किसी भी ग्रंथ का इंट्रोडक्शन, फिर उस ग्रंथ को लिखने के क्या क्या कारण रहे, रीजन रहे, क्यों हमने लिखा उस ग्रंथ को, उनका उल्लेख प्रस्तावना में होना अनिवार्य होता है। इसके बाद हमारे उस ग्रंथ के उद्देश्य क्या हैं, उसका उल्लेख होना चाहिए, और हम किन सिद्धांतों पर अपने इस ग्रंथ को ले जाना चाहते हैं। ठीक अगर हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये इंडिकेट करती है, ये संकेत करती है कि भारतीय संविधान एक पूर्व कथन है। प्रस्तावना में हमें भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन या परिचय भी मिल जाता है। प्रस्तावना में हमें भारतीय संविधान के लिखने के कारण मिल जाते हैं कि क्यों हमने इसको लिखा। इसी तरीके से प्रस्तावना उद्देश्यों के बारे में भी बताती है कि हमें क्या क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या लक्ष्य हैं, किन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, या भारतीय समाज, भारतीय राजनीति किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद हम किन सिद्धांतों पर चलेंगे या हम उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसके बारे में भी हमारी प्रस्तावना बताती है। तो आप देखिए कि प्रस्तावना का मतलब केवल इंट्रोडक्शन नहीं है। प्रस्तावना अर्थात उसमें पूर्व कथन शामिल होगा, उसमें उसका इंट्रोडक्शन शामिल होगा, उसमें कारण, उद्देश्य और सिद्धांत। तो अगर कोई आपसे कहे कि प्रस्तावना को डिफाइन कीजिए आप या परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे कहेंगे, क्या लिखेंगे आप उसमें? आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का वह अंग है जिसमें संविधान का पूर्व कथन, उसका परिचय, कारण, उद्देश्य और सिद्धांत समाहित होते हैं। उस अंग को हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहेंगे। तो कोई भी डेफिनेशन जब हम बनाएं, ध्यान रखें कि वो डेफिनेशन में समग्रता हो, क्योंकि डेफिनेशन ही इस बात का संकेत दे देना चाहिए कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं या किस तरीके का काम करने वाले हैं। तो
ये प्रस्तावना का एक अर्थ है जिसको लेकर के आपको चलना है। अब बात आती है कि हम प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उस पर हम चर्चा करें। प्रस्तावना का अर्थ देखने के बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना क्या है। भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है और प्रस्तावना में कहा गया है, प्रस्तावना में बताया गया है कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, भारतीय राज्य के उद्देश्य क्या हैं, भारतीय संविधान के क्या सिद्धांत हैं। इन सब को सुरक्षित करने के लिए एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से। दूसरी बात, प्रस्तावना को संविधान के संवैधानिक सलाहकार श्री BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने 30 मई 1947 को अपने ज्ञापन में इस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। आगे चल करके अक्टूबर 7 अक्टूबर 1947 को इसे एक मसौदे के रूप में प्रस्तुत किया गया और स्वीकार किया गया। फिर ये चली जाती है संविधान सभा के पास में और संविधान सभा ने एक व्यापक विचार विमर्श करके प्रस्तावना को संविधान में स्थान प्रदान किया। VN राव साहब, जिन्होंने प्रस्तावना को तैयार किया था, वो संवैधानिक सलाहकार थे और BN राव साहब का दावा था कि प्रस्तावना में संविधान का सार उल्लिखित है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहली बात, अगर किसी ने ये कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, तो वो BN राव साहब हुआ करते थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस तरीके से प्रस्तावना को हमने निर्मित कर लिया और अब हमें यह देखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या सीखने को मिलता है और किस तरीके से हमें ये भारतीय संविधान को पढ़ने के काबिल बनाती है। संविधान की प्रस्तावना हमारे 4 प्रश्नों का जवाब देती है। जब भी कभी हम किसी व्यक्ति को किसी किताब को पढ़ने के लिए या किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए कहते हैं, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कहें कि ये बुक पढ़ लो, तो तुरंत उसके जहन में आएगा कि क्यों पढ़ लूं। ऐसे ही जब अगर मैं आपसे कहूं कि आप भारतीय संविधान को पढ़ लीजिए, तो आपके जहन में पहला सवाल यही आएगा कि क्यों पढ़ लें। और जब तक मैं उस प्रश्न का जवाब नहीं दे देता कि आपको भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए और आप उससे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका मन संविधान को पढ़ने में नहीं लगेगा। ऐसे ही जब हम किसी से कहते हैं कि आप अपने संविधान को पढ़िए, तो हमारे सामने कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, अर्थात ये संविधान कहां से निकलता है। इस संविधान में जो उल्लिखित किया गया है, उन अधिकारों का, उन शक्तियों का, उन नियम कानूनों का स्रोत क्या है, तो हमें बहुत अनिवार्य हो जाता है। फिर हमारे जहन में जब हम स्रोत को स्पष्ट कर लेते हैं, तो बात आती है कि वाई वी ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान का पालन क्यों करें। इस प्रश्न का जवाब आपकी प्रस्तावना आपको देगी। दूसरा प्रश्न फिर उत्पन्न होगा कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट। इस प्रश्न का जवाब भी हमारी प्रस्तावना हमें देती है। तीसरा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रावधान करता है, या संविधान का पालन करके हम किन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें बताएगी। और आखिरी सवाल जो होगा कि संविधान के आत्मार्पित करने की तिथि क्या है, जो फैक्चुअल चीजें आएंगी उसके बारे में हमें जानना होगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम जान करके ही भारतीय संविधान के प्रति अपनी उत्सुकता को बढ़ा सकते हैं, या भारतीय संविधान के प्रति हमारी एक निष्ठा बढ़ेगी, जिससे हम भारतीय संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन भी करेंगे और परीक्षा के लिए तो जो उपयोगी है सो वो है ही। तो आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं
कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, या फिर हम संविधान का पालन क्यों करें, वाई वी ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द कहे गए हैं, हम भारत के लोग, और फिर पूरा संविधान लिख दिया गया है। इन बिंदुओं का आशय पूरा संविधान यहां पर शामिल है। इसके बाद कहा गया है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है कि हम बाह्य दृष्टिकोण से इसका पालन करेंगे। अधिनियमित का मतलब हमने इसको बनाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेक बाय अस, तो हमने इस संविधान का निर्माण किया है और हम ही इस संविधान को हृदय से पालन करेंगे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द इंडिकेट कर देता है, ये शब्द संकेत दे देता है कि भारतीय संविधान का निर्माण हमने किया है, और अगर संविधान का निर्माण हमने किया है तो पालन भी हमें ही करना चाहिए, तो पालन भी हम ही करेंगे। न केवल हम बाहरी दृष्टिकोण से पालन करने का दिखावा करेंगे, बल्कि हम हृदय से भारतीय संविधान का पालन करेंगे। तो प्रस्तावना में ये जो शब्द उल्लिखित किए गए हैं, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इन शब्दों से हमें कई उत्तर मिल जाते हैं, कई प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाते हैं। पहली बात तो इससे हमें यह पता चलती है कि भारत के लोग ही संविधान के अंतिम स्रोत हैं। राइट? हम भारत के लोग से हमें यह पता चल जाता है कि भारत के लोग ही संविधान के अंतिम स्रोत हैं। मतलब संविधान भारत के लोगों से उत्पन्न हुआ है, अतः संप्रभु कौन है? भारत के लोग ही संप्रभु हैं। संप्रभुता भारत के लोगों में ही निवास करती है। एक प्रश्न क्लियर हुआ हमारा। दूसरा प्रश्न, भारत के लोग ही संविधान के प्रमाणिक और पवित्र बनाते हैं, क्योंकि ये आत्मार्पित शब्द जो लिखा गया है कि हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं, पीवस द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रमाणिकता प्रदान करता है कि जब संप्रभु किसी भी ग्रंथ, किसी भी कानून, किसी भी नियम, किसी भी अधिनियम को वैलिडिटी तभी प्राप्त होती है जब उसे संप्रभु का प्रमाणीकरण प्राप्त हो जाता है। और भारत में चूंकि संप्रभु जनता है, जनता संविधान को प्रमाणीकृत कर देती है, तो संविधान पवित्र बन जाता है और संविधान को मानने के लिए लोग प्रतिबद्ध हो जाते हैं, स्वतः ही प्रतिबद्धता ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी बात होती है कि ये जो शब्द इंडिकेट किए गए हैं, हम भारत के लोग, ये शब्द लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि संविधान हमारे उद्देश्यों और हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि इसने बता दिया हम संविधान के स्रोत हैं, संविधान का पालन हम क्यों करेंगे, इन सब के बारे में हमें चर्चा करने को मिल गई। तो जो हमारा पहला प्रश्न था कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है और हम भारतीय संविधान का पालन क्यों करें, इसके बारे में जवाब किसने दे दिया? इसके बारे में जवाब दे दिया हमारे संविधान की प्रस्तावना ने। क्या जवाब दिया? कि जनता ही संप्रभु है, जनता ही संविधान को प्रमाणिक बनाती है, जनता ही संविधान को पवित्र बनाती है, इसलिए हमें संविधान का पालन करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? जब तक कि हम इंडियन स्टेट की प्रकृति को नहीं जान लेंगे कि ये लोकतांत्रिक है, ये किस प्रकार का है, तब तक हम उतनी निष्ठा के साथ उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये बताई जाए कि अगर हमें भारतीय संविधान या भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में जानना है, तो हमें जानना होगा कि भारतीय राज्य किन लक्ष्यों पर या किन सिद्धांतों पर आधारित है। यह प्रश्न आता है। इस प्रश्न को अगर हम ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो हमें 5 शब्दों को समझना पड़ेगा और व्यापक तरीके से। संविधान में उल्लिखित या प्रस्तावना में उल्लिखित ये 5 शब्द
हमें इस बात का संकेत देते हैं कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ये 5 शब्द हैं: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, लोकतांत्रिक और गणराज्य। भारतीय राज्य इन 5 सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय राज्य की प्रकृति प्रभुत्व संपन्नता की है, भारतीय राज्य समाजवादी प्रकृति का है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की प्रकृति का है। इसमें क्या अंतर है ये मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या है। तो अभी आप सेक्युलर, तो हम पंथ निरपेक्ष प्रकृति के हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति लोकतांत्रिक है, भारतीय राज्य गणतांत्रिक प्रकृति का है। तो ये 5 जो प्रकृतियां हैं भारतीय राज्य की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं प्रकृतियों से हमारे परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनका एक एक करके हमें अध्ययन करना होगा कि प्रभुत्व संपन्नता क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। तो एक एक वर्ड्स के बारे में, प्रस्तावना में उल्लिखित ये 5 सिद्धांतों के बारे में हम पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, पहले सीखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद में हम आगे चल करके प्रश्न भी बनाएंगे कि क्या क्या है। सबसे पहली बात आती है प्रभुत्व संपन्नता। सवर्निटी क्या है, संप्रभुता किसे कहते हैं। अगर हमारे राज्य की प्रकृति संप्रभुता की प्रकृति है तो संप्रभुता का अर्थ क्या है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संप्रभु नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके आदेशों का पालन करने के लिए प्रत्येक बाध्य होता है, किंतु वो किसी के आदेशों का पालन नहीं करता। इस तरीके का डेफिनेशन बहुत सारे एकलवादी संप्रभुतावादी विचारकों ने किया है, जिसको आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे राजनीति विज्ञान के। इस डेफिनेशन को ऐसे ध्यान रखिए, जिसके आदेशों का पालन करने के लिए प्रत्येक बाध्य हो और वह किसी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य ना हो, ऐसे समूह को या ऐसे व्यक्ति को हम संप्रभु कहते हैं। तो राजतांत्रिक युग में राजा संप्रभु हुआ करता था, संप्रभुता का स्थान निरंतर परिवर्तनशील होता है। लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है। इस डेफिनेशन से हमें इस बात का संकेत मिल जाता है कि संप्रभुता में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, संप्रभुता के फीचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे आप देखिए, पहली बात, जो संप्रभु होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टिकोण से स्वतंत्र होता है। अर्थात ना तो वो देश के अंदर किसी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है और ना ही वो देश के बाहर किसी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। तो आंतरिक दृष्टिकोण से भी वो स्वतंत्र है और बाह्य दृष्टिकोण से भी वो स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करता है। दूसरी विशेषता इसकी होती है कि वो अपने देश के आंतरिक रूप में भी नीतियों का निर्माण वही करता है और बाहरी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी वो नीतियों का निर्माण करने में स्वतंत्र है। तो आप आंतरिक और बाह्य नीतियों को निर्मित करता है, निर्धारित करता है। हमारे देश में जो आज संसद अगर नीतियों का निर्माण करती है तो संसद संप्रभु के आदेश से ही नीतियों का निर्माण करती है। हम निर्वाचन के माध्यम से वहां पर जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं और जो इच्छा जनता की होती है उसी इच्छा के आधार पर संसद के प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं। तो एक बात आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है। तीसरा फीचर है इसका या तीसरी विशेषता है, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को किसी बाध्यता के आधार पर यह संप्रभु मानने को बाध्य नहीं होता है, बल्कि ये इच्छा के आधार पर। जैसे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, जब उनसे पूछा गया कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं तो क्या इससे हमारी संप्रभुता को कोई नुकसान होता है, क्या कॉमनवेल्थ की सदस्यता होने के कारण से हम पूर्ण संप्रभु नहीं माने जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया था कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं क्योंकि हमारी इच्छा है,
ना कि हमारी बाध्यता। इसी तरीके से अगर आज आप यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं तो वो हमारी इच्छा है। आज आप किसी क्षेत्रीय संगठन के सदस्य बनते हैं तो वो हमारी इच्छा के आधार पर बनते हैं। हमारे हित हैं, चाहे वो आर्थिक हित हो, चाहे वो राजनीतिक हित हो, या वो सामरिक हित हो। अगर कहीं हमारा कोई हित नहीं है तो हम उस संगठन में या उस संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। तो संप्रभुता हमें इस बात से संकेत देती है कि हम अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन किसी बाध्यता के आधार पर नहीं करते हैं। चौथी विशेषता महत्वपूर्ण है, संप्रभु किसी क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है और किसी भी क्षेत्र का परित्याग भी कर सकता है। जैसे आप देखिए, भारत खंड एक बहुत बड़ा विशाल खंड है। भारत के नाम से महाद्वीप माना जाता है और ऐसा नहीं है कि भारत साम्राज्यवादी है। भारत को चीन जैसा साम्राज्यवादी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अपनी संस्कृति और हितों को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान या हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें ये इजाजत देती है कि अगर हमारे हितों के लिए किसी भूभाग को प्राप्त करना अनिवार्य है तो हम उस भूभाग को प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भी है। उदाहरण आप देख लीजिए, हमने गोवा हमारे देश के अंदर था, उसको प्राप्त करने के लिए हमने शक्ति का प्रयोग किया। पौंडीचेरी है, चाहे कराईकाल है, चाहे माहे है, इन सबको हमने प्राप्त किया। यह हमारा अंतरराष्ट्रीय अधिकार भी है और हमारे संविधान के द्वारा भी इस तरीके की इजाजत दी जाती है। तो संप्रभु को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी भूभाग का परित्याग भी कर सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। अगर आप परित्याग का उदाहरण देखें तो बांग्लादेश के साथ कुछ स्ट्रिप्स जोन को लेकर के हमारे डिस्प्यूट बहुत दिनों से चल रहे थे। इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन की समस्या थी। कुछ पैसेज ऐसे हुआ करते थे वो भारतीय भूभाग से घिरे हुए थे जो कि बांग्लादेश की संप्रभुता में आते थे, और कुछ बांग्लादेश के भूभाग से घिरे हुए थे वो भारतीय संप्रभुता में आते थे। तो हमने उनके बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र अपने पास प्राप्त कर लिए, जिससे हमारी सीमाओं का जो समस्या बना हुआ था उस समस्या का समाधान करने में हमें राहत प्राप्त हुई। तो ये सभी देशों का संप्रभु अधिकार होता है कि वो भूभाग को प्राप्त कर सकता है और भूभाग को प्रत्यायोजित भी कर सकता है। तो ये संप्रभुता की कुछ विशेषताएं होती हैं। संप्रभुता के स्थान के बारे में अगर देखें कि क्या स्थान है संप्रभुता का, तो ये निरंतर परिवर्तनशील रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर व्यवस्था राजतांत्रिक है, शासन प्रणाली राजतांत्रिक है, तो संप्रभु राजा के पास रहता है, और अगर शासन प्रणाली कुलीन तांत्रिक है तो संप्रभु कुलीनों के पास रहेगा। सामंतवादी व्यवस्था है तो संप्रभु सामंतों के पास रहेगा, और जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां संप्रभुता जनता के पास रहती है। तो संप्रभु का स्थान स्थिर नहीं होता, निरंतर परिवर्तनशील होता है। जो जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, जिन व्यवस्थाओं को राज्य एक्सेप्ट करता है, उसी के आधार पर संप्रभुता निवास करती है। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसलिए संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो संसद हो, कुछ भी, सभी शक्तियां, अधिकार और दायित्व संप्रभु से प्राप्त करते हैं। सभी सरकारें सत्ता का उपभोग तभी कर सकती हैं जब संप्रभु ने उनको निर्देशित किया हो। तो आप ध्यान रखिए, भारत में संप्रभुता लोगों में निहित होती है। अब बातें कुछ ऐसी आई संविधान सभा में, कुछ इस तरीके के डिस्प्यूट उत्पन्न हुए कि अगर भारत के लोग संप्रभु हैं, भारत की जनता संप्रभु है, तो क्या संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि संस्था है? संविधान जब निर्मित हो चुका, पूरा संविधान बन गया, तो यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि भारत की जनता संप्रभु है तो क्या संविधान सभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था है?
यह प्रश्न उत्पन्न हुआ और इस प्रश्न पर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया। प्रश्न यह है कि क्या संविधान सभा संप्रभु थी या गैर संप्रभु थी। जब हम संविधान को इन्फोर्स करने में पहुंच रहे थे, लागू करने वाले थे संविधान को, प्रस्तावना का उल्लेख हो चुका था, तो श्री दामोदर स्वरूप इन्होंने एक प्रश्न उठा दिया संविधान सभा में, और प्रश्न यह था कि हम भारत के लोग, जो शब्द हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग पदावली उचित नहीं है। ये वास्तव में संप्रभुता को इंडिकेट नहीं करती, क्योंकि संविधान सभा का गठन भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर के आए प्रतिनिधियों से नहीं हुआ है। इसलिए संविधान सभा एक संप्रभु संस्था या संप्रभु सभा नहीं है, ऐसा दामोदर स्वरूप ने कहा, और कहा कि हम प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं, और हम नहीं कहते हैं कि प्रस्तावना या संविधान का जो निर्माण किया गया है वो भारत के लोगों के द्वारा किया गया है। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया, और आरोप लग गया तो उसका जवाब देना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा आगे चल करके बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे। तो इन आरोपों का खंडन कई लोगों ने किया, पक्ष में तर्क दे करके। इन्होंने कहा कि भले ही आप कहें कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय समाज का कोई ऐसा अंग नहीं है या भारतीय समाज का कोई ऐसा भाग नहीं बचा है जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान सभा में नहीं है। इनफैक्ट छोटी सी कम्युनिटी, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, जो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, उसका प्रतिनिधित्व भी भारतीय संविधान सभा में था। तो एक बात तो यह है कि सभी का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में है, इसलिए संविधान सभा संप्रभु संस्था है। दूसरा तर्क इन्होंने दिया, पहला तर्क आपने समझा, दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि अगर भारत की जनता को संविधान सभा स्वीकार नहीं होती तो विरोध, विद्रोह, आंदोलन, विप्लव उत्पन्न होते, लेकिन संविधान सभा के विरुद्ध है, ना तो कोई विद्रोह उत्पन्न हुआ, ना कोई विप्लव, ना कोई आंदोलन। सभी ने सहृदय संविधान सभा के द्वारा लिए गए निर्णयों को और निर्मित किए गए संविधान को स्वीकार किया है। जॉन लॉक, उन्होंने कहा था एक बार, जब जॉन लॉक साहब से पूछा गया कि क्या जो समझौते का सिद्धांत आप दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से समझौता करेगा और नागरिक समाज का निर्माण होगा, तो क्या यह समझौता हमेशा किया जाएगा, तभी वो व्यक्ति नागरिक समाज का अंग हो पाएगा? तो जॉन लॉक ने कहा था, नहीं, समझौता हर व्यक्ति को हमेशा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह स्वैच्छिक होगा, स्वतः हो जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति उस समझौते का पालन नहीं करना चाहता है तो वो विद्रोह करेगा, वो आंदोलन करेगा। ठीक मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों को नहीं मानना चाहता है या भारतीय संविधान का पालन नहीं करना चाहता है, वो भारतीय संविधान के विरुद्ध आंदोलन तो करता, लेकिन पूरे देश में कहीं किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन उत्पन्न नहीं हुआ, जो स्पष्ट करता है कि सब भारतीय समाज या भारतीय जनता की स्वैच्छिक स्वीकृति है। तीसरी बात, ऐसा कौन कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे संविधान सभा में? ठीक उससे पहले निर्वाचन किया गया था। भारत भले ही कानून किसी और के द्वारा आधारित हो, लेकिन निर्वाचन तो भारत की जनता ने किया था, आधार तो भारत की जनता थी। तो निर्वाचित होने के कारण सभी प्रतिनिधियों का समूह था, इसलिए संविधान सभा एक संप्रभु सभा थी, और संप्रभु संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया
संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित संविधान के रूप में माना जाएगा। तो आपने देख लिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता का क्या आशय है। संप्रभुता के संबंध में आपने सारी बातें देख ली कि संप्रभुता का अर्थ क्या है, संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं, उसका स्थान क्या है, संविधान सभा में संप्रभुता को लेकर के क्या डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उल्लिखित दूसरा शब्द, जो कि समाजवाद वर्ड को देखेंगे हम। मैंने आपको 5 शब्द बताए हैं कि प्रस्तावना में उल्लिखित 5 शब्द भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा होगा वो समाजवादी वर्ड पर हमने चर्चा करनी है।